नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मिडिल क्लास के लिए आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आज रिलीज होने वाला है। थोड़ी देर में केजरीवाल जारी करेंगे मैनिफेस्टो। पहली बार मिडिल क्लास के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के तहत अहम खबर है। अरविंद केजरीवाल आज जारी करेंगे मैनिफेस्टो खास इसलिए है क्योंकि पहली बार मिडिल क्लास के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ खास होगा आम आदमी पार्टी के इस घोषणा पत्र में, जिसे आज जारी किया जाएगा अरविंद केजरीवाल की ओर से। बड़ी जानकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत, जहां आज भी कई वादे जनता से इस मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी करेगी। कई सारे तोहफे भी इस घोषणा पत्र में मिडिल क्लास के लिए सामने आ सकते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से होगा। मिडिल क्लास के लिए पहली बार आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो आज जारी करने वाली है। थोड़ी ही देर में केजरीवाल जारी करेंगे मैनिफेस्टो, और खास इसलिए ये घोषणा पत्र कि इससे पहले मिडिल क्लास के लिए स्पेशली कोई मैनिफेस्टो नहीं आया था, लेकिन पहली बार मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सारी समस्याओं से जुड़ा समाधान इस घोषणा पत्र में होगा। मिडिल क्लासेस के लिए बहुत सारे तोहफे केजरीवाल अपने इस घोषणा पत्र में ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली चुनाव के दंगल के तहत आम आदमी पार्टी के पिटारे में क्या खास होगा, इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि आज मिडिल क्लास के लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो लेकर आने वाली है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ये मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और इस बीच एक और अहम खबर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मेरी सभाओं में हंगामे की कोशिश हुई है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरी दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था से विड्रॉ कर दिया गया है, और पूरी दिल्ली पुलिस को विड्रॉ करके उनको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में करने में पूरी दिल्ली पुलिस अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रही है। और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो और सीधे आपको लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले किसी विषय पे चर्चा करता है या घोषणा करता है तो लोग कहते हैं वोट के लिए कर रहा है। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे, कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं, और कई वादे कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है। तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक
के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? आजाद भारत के 75 वर्ष में एक के बाद दूसरी पार्टी आई, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, और इन सब लोगों ने मिडिल क्लास को दबा के, डरा के, निचोड़ के रखा हुआ है। मिडिल क्लास और सरकार का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। आखिर ये मिडिल क्लास कौन है? टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, दुकानदार हैं, लॉयर्स हैं। इन जैसे हजारों सामान्य लोग जो मिलके हमारा देश चलाते हैं, ये मिडिल क्लास है। और इन सब के मतलब मिडिल क्लास के क्या सपने होते हैं? उनके कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं, एक अपना घर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इन सब को पूरा करने के लिए एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करता है और बस यही उम्मीद करता है कि उसे सरकार से कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। लेकिन सच क्या है? आज अधिकतर सरकारें ना उनके लिए अच्छे स्कूल बना रही हैं, ना उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है, ना उनको रोजगार दे पा रही है, और ना उन्हें सुरक्षा दे पा रही है, ना क्राइम को कंट्रोल कर पा रही है। सच्चाई है कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा हमारे देश में परेशान किया जाता है, और कोई देश नहीं है जहां मिडिल क्लास को इतना परेशान किया जाता हो। आपको पता है, अगर एक मिडिल क्लास परिवार साल में 10-12 लाख रुपए कमाता है तो इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, एजुकेशन सेस, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्स मिला के एक मिडिल क्लास की 50% से ज्यादा आमदनी केवल और केवल सरकार को टैक्स देने में चली जाती है। अब तो दूध पे भी टैक्स लगता है, दही पे भी टैक्स लगता है, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगता है, यहां तक कि पूजा के सामान पे भी टैक्स भरना पड़ता है। घर लेना हो तो टैक्स, घर बेचना हो तो टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, गाड़ी बेचो तो टैक्स, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो पहले प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस की मार, और उसके ऊपर अच्छे कॉलेज भेजने के लिए एजुकेशन लोग और उसकी ईएमआई पे डबल मार। जीते जी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन अब तो सरकार ने ऐसी हालत कर दिया कि मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स टेररिज्म के बीच मजाल कि वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करे। सच्चाई है कि आज एक यंग मिडिल क्लास कपल, शादीशुदा कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो पहले सोचते हैं उनके मन में सब, क्या हम इस बच्चे की परवरिश अफोर्ड कर पाएंगे? कहां पहुंच गया हमारा समाज? यही सब परेशानियों की वजह से बहुत से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। 2020 में 85,000 भारतीय देश छोड़ के विदेश चले गए, और 3 साल बाद 2023 का आंकड़ा दिखाता है कि 3 गुना यानी कि 2,16,219 लोग देश छोड़ के चले गए। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान और दुख की बात है, क्योंकि ये युवा जो हमारे देश का भविष्य बन सकता था, आज किसी और देश का भविष्य बन रहा है। अब ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? सरकार के पास पैसा जनता से आता है। अब इस पैसे को खर्च करने के 2 ही तरीके हैं। या तो सरकार इस पैसे को जनता की भलाई पे खर्च करे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसी बेहद जरूरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर करे, लोगों का जीवन बेहतर करे,
और या फिर दूसरा तरीका है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को कर्ज दे दे और थोड़े दिन में वो कर्ज माफ कर दे, जनता के पैसे डुबो दे। हमारी दिल्ली सरकार ने पहला तरीका चुना। हम जनता के पैसे जनता पे खर्च करते हैं। मेरा मानना है कि मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमने सरकार बनते ही एजुकेशन का बजट 5,000 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ कर दिया और आज ये बजट 16,000 करोड़ पे पहुंच गया, हमारा दिल्ली का शिक्षा बजट। हमने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। ये स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। अब बहुत बड़े स्तर पे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। क्या पहले कभी आपने सुना था कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में जाता है? और इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने पे कैप लगा दी और हजारों बच्चों को उनकी सालों पुरानी फीस रिफंड करवाई है दिल्ली के अंदर। जो पिछले सालों में उन्होंने गलत फीस ले ली थी, कई स्कूलों से हमने फीस रिफंड कराई है। क्या आपने कभी एक आम आदमी को स्कूल के फीस का रिफंड मिलते हुए सुना है? तो आप ही बताइए, क्या हमने आप ही के टैक्स के पैसे शिक्षा में इन्वेस्ट करके, शिक्षा का बजट बढ़ा के, स्कूल बेहतर करके, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे कैप लगा के, क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। और इतना ही नहीं, हमने आपके टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके पूरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई 24 घंटे कर दी, जबकि 10 साल पहले दिल्ली में 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे। ये करके मिडिल क्लास को अगर हमने थोड़ी सी राहत पहुंचाई है, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है? हमने सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए। सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली के मिडिल क्लास इलाकों से आती है। तो क्या आपके टैक्स के पैसों से अच्छे अस्पताल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के एक आम आदमी को अच्छा इलाज करके हमने कोई गुनाह किया है क्या? अब इस मिडिल क्लास के अंदर भी एक वर्ग है जिनके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा, वो है हमारे सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स ने, हमारे बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स भरा। मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एवरेज मिडिल क्लास का आदमी रिटायर होते होते कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स तो दे ही देता है। इसके बदले में उसको क्या मिलता है? भगवान ना करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ना उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ देती, ना सरकार उसका हाथ पकड़ती। इसलिए आने वाले चुनाव के बाद हम दिल्ली में संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा। तो आप बताइए, अगर आपके टैक्स के पैसे से आपके घर के बुजुर्गों को ही नहीं, पूरी दिल्ली के हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिल जाए, तो क्या हमने कोई गुनाह किया है क्या? कभी सोचा आपने, जब यही चीज दूसरे देशों की सरकारें करती है तो हम वाह वाह करते हैं, यूरोप, लंदन, पेरिस, वो लोग करते हैं तो हम वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम सब इसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि सरकार ने मिडिल क्लास को एक तरह से मानसिक गुलाम बना दिया है। जब आपका ही टैक्स में दिया हुआ पैसा आपके ऊपर खर्च होता है या समाज पे खर्च होता है, तो उसको फ्री की रेवड़ी कह के आपका अपमान किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके पैसों से बहुत सारे गरीबों को भी बिजली पानी मुफ्त मिलती है, बस ट्रैवल मुफ्त मिलता है। आप सोचते होंगे मेरे पैसे से किसी और पे ये क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब मुझसे बेहतर आपके माता पिता देंगे। आज हमारे जो छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास है ना, इनमें से 99% के माता पिता गरीब थे। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से गरीबी से मिडिल क्लास तक पहुंचने का सफर तय किया है। उनसे पूछ के देखना, उनको सरकार अगर थोड़ी सी मदद दे देती, उनको सरकार से थोड़ी मदद मिल जाती, थोड़ी सहूलियत मिल जाती, तो उन बचाए हुए पैसों को जोड़ के वो क्या क्या कर सकते थे।
मुझे यकीन है कि उनका जवाब ये होता कि वो पैसा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संवारते, यानी आपकी जिंदगी बेहतर करने में लगाते आपके माता पिता। इसी तरह जब जनता का पैसा जनता पे खर्च होता है तभी देश का निर्माण होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पे सवाल उठाते हैं। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। तो केंद्र सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि इस तरीके की जो योजनाएं हम ला रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, ये केंद्र सरकार को भी लाना चाहिए मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए। तो देखिए, केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और मिडिल क्लास के लिए 7 डिमांड मांगी गई है, जो लगातार आपको हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। शिक्षा का बजट 2% से बढ़कर अब 10% करने की बात उन्होंने कही है। एक मांग और है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो मिडिल क्लास के लिए 7 डिमांड अरविंद केजरीवाल की है। चौथी मांग है कि इनकम टैक्स का दायरा 10 लाख हो। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इस मैनिफेस्टो के जो हम आपको बता रहे हैं। और भाई सीधे चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हमारा खास शो देखने के लिए करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम यहां पर मौजूद हैं आरके पुरम विधानसभा सीट, जो लगातार पिछले 2 बार से यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही, लेकिन इस बार क्या होगा वो बात करेंगे। यहां के मुद्दे क्या है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनकी तरफ से केंद्र सरकार से मांग रखी गई है, चाहे वो स्कूल हो, इनकम टैक्स हो, मिडिल क्लास को लेकर कुछ बड़ी मांग रखी गई। इनकम टैक्स का जो दायरा है वो 10 लाख तक किया
दिया जाना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल की फीस है उस पर लगाम लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर हो, तमाम जो बड़े बातें हैं वो रखी गई। कुल मिलाकर 7 डिमांड्स रखी गई है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कैसे से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज एक पोस्ट भी किया गया और बीजेपी पर आरोप लगाया गया, जो परवेश वर्मा की तरफ से बयान दिया गया था पंजाब के नंबर की गाड़ियों को लेकर कि कैसे पंजाबियों का अपमान किया गया। यह मुद्दा कितना बड़ा है, कितना अहम है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगा रही, इसको जोड़ना होगा। आतिशी जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से उन्हीं की सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मार पिटाई का आरोप लगाया गया है। इन सब पर हम बात करेंगे, यहां के लोगों से बात करेंगे वो क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 मांग की है और वो सभी मांगे मिडिल क्लास को लेकर है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मारा जाता है मिडिल क्लास, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें आज जनता की याद आ रही है। उन्हें ये बोलते हुए ग्लानि महसूस भी नहीं हो रही कि आज वो योजनाएं लागू कर रही हैं जो 10 साल पहले लागू की जा सकती थी। आज जिन योजनाओं की चर्चा वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब वो सरकार में जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब लागू कर देते। 2100 की बात उन्होंने करी, वो तब करी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तो वो क्यों नहीं विधानसभा में पास किया, नोटिफाई किया और आगे जाकर इसे क्रियान्वित किया। लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं, नहीं, मेरी बात समझिए। अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बात कही गई वो मांग रखें केंद्र सरकार से, फिर चाहे वो रेलवे में रिजर्वेशन की बात हो, जो रिजर्वेशन में 50% का कंसेशन मिलता है बुजुर्गों को, या फिर वो शिक्षा हो या फिर हेल्थ हो, वो मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को हार साफ दिखाई दे रही है। उन्हें वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है। वो जो एक मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, केंद्र सरकार पहले ही बहुत सारी योजनाओं के। अच्छा, आपका मतलब है कि क्योंकि आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हार नजर आ रही, इसलिए वो मिडिल क्लास का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भाई साहब ने जैसे बताया कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए आचार संहिता से पहले जो जिस चीज़ों को लागू करना चाहिए, विधानसभा के अंदर पारित करना चाहिए, उन्होंने आज तक किया नहीं। और जब आचार संहिता लगने के बाद अपनी योजनाएं जो है गिना रहे हैं कि ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, तो ऐसे तो चलेगा। चलिए ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक रही, हार रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास का मसला भी उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में हमने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस सफ़र है या फिर मोहल्ला क्लिनिक है, और बिजली 200 यूनिट फ्री है, 400 तक हाफ है, पानी के बिल माफ़ हैं। ये सभी योजना हमने करी। इन्होंने हमारे 5 साल जो बीजेपी तो बोल रही है ना कि कुछ भी खत्म नहीं किया जाएगा, अगर उनकी सरकार आएगी ये सब चलता रहेगा। बीजेपी को जनता की याद अब आ गई ना, कुछ खत्म नहीं किया जाएगा। बीजेपी कह रही है हम देंगे, तो जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो हमें डुप्लीकेट की दिल्ली वालों क्या जरूरत है? ये जो सुविधाएं हम दे रहे हैं तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं भाई, जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? बोलिए बोलिए। ओरिजिनल ये बार बार मुख्यमंत्री जी और आम आदमी पार्टी वालों ने कहते थे कि बीजेपी आएगी तो माने सारी योजना बंद कर देगी। तो हम बंद कहाँ करने जा रहे हैं? योजनाएं और बढ़ा करके दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, हम बंद करने कहाँ? नहीं, वो बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो किसकी क्या जरूरत है, बताइए। ये योजनाएं जो हैं वो विकास, ये योजनाएं बहुत अच्छी है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इसे चालू रखेंगे। लेकिन जो इन्हें विकास का काम करना था, सीवर का काम करना था, बिजली का काम करना था, पानी का काम करना था, साफ सफाई का काम करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना था, सड़क मूलभूत काम हुए नहीं। ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, सीवर, पानी, बिजली, बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, ना रोडें बनी। सब पे काम हुआ जी। काम हुआ है? बिल्कुल काम। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। ये तो झूठ है कि काम करे, झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल के लिए झूठ है ये। कोई बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। बिल्कुल, आप पब्लिक से पता करिए काम हुआ या नहीं हुआ है। बस काम हुआ है, काम हुआ है, हुआ है। अच्छा, यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरकेपुरम में काम किया है। सभी गवर्नमेंट कॉलोनियों में गार्ड रूम के लिए रूम भी दिए और अच्छा काम किया, रोड भी बनाए। इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको यहाँ आरकेपुरम से? झाड़ू। झाड़ू? ऐसा क्यों? क्योंकि झाड़ू चलेगी इस बार भी? क्यों नहीं? उसने सरकारी कर्मचारियों के कॉलोनियों में जाके काम किए हैं विधायक ने, और अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधा दी है, पोटा कैबिन की सुविधा दी है, हर चीज़ की सुविधा दी है यहाँ के विधायक ने। परमिला टोकस ने 10 साल से, मुझे भी यहाँ पे कम से कम 50 साल हो गए यहाँ दिल्ली में रहते हुए। 50 साल में 10 साल तक उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया है कि हर आदमी उनको पसंद कर काम किया है। आप बताइए इस बार कैसा मुकाबला लग रहा है आपको?
मुकाबला त्रिकोणीय है यहाँ पर। हर व्यक्ति त्रिकोणीय है, तीसरा कौन है? विशेष टोकस जी हैं, आज भी वो कर रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार, कांग्रेस से उम्मीदवार, कांग्रेस फाइट में है, बिल्कुल फाइट में है जी। अच्छा, पूर्ण रूप से फाइट में है। मुंद्रा गांव के खुद का कैंडिडेट है, कांग्रेस ने पहली बार गांव में टिकट दिया है, गांव उनके साथ है, इसलिए उनका। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो इस बार बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। वो उनकी सोच हो सकती है, उनकी सोच है। हाँ, वो उनकी सोच है। कांग्रेस ऐसा कुछ वो नहीं है, ना उनके साथ कोई काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें वोट मिले। उसके बाद एलजी इनको काम नहीं करने देगा, ये एलजी के ऊपर थोपेंगे, ये एलजी ये काम ही नहीं करे। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो कांग्रेस ने मान लिया एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। देखिए, प्रवक्ता ने ही बता दिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर बीजेपी आज, एक सेकंड में आ रहा हूँ, बीजेपी कहती है कि ये सुविधाएं हम देंगे, अगर आप देना चाहते थे, आपकी 20-20 राज्यों में सरकार है भाई, वहां क्यों नहीं दिया आपने? वहां की जनता आपको ढूंढ रही है। और अरविंद केजरीवाल के मॉडल के साथ अब देखना, आपने एलजी का मसला उठाया। अरविंदर सिंह लवली का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया, उन्होंने बोला कि लगातार आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि एलजी ने काम नहीं करने दिया। अगर बीते 10 सालों में काम नहीं करने दिया था, तो अगर फिर से आम आदमी पार्टी आती तो अगले 5 साल कैसे काम होगा? देखिए, उच्च न्यायालय भी है यहाँ पे। देखो, लोकतंत्र है भारत देश में, ऐसा नहीं है कि गुंडाराज चलेगा, पर हाँ, ये हमारे काम। गुंडाराज चलेगा? कौन कर रहा है? भाजपा गुंडाराज करती है। इनके प्रवेश वर्मा देखिए खुल्लम खुल्ला पैसे बांटते हैं। इनके बिदुड़ी जी क्या बोलते हैं बयान, प्रवेश वर्मा बोल रहे हैं कि सब सरासर झूठ है, गलत है। उनके घर के बाहर न्यूज़ चैनल ने वीडियो बनाई है। देखिए, चौथा स्तंभ हमारा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने खुद खड़े होकर औरतें पैसे लेके आ रही, साड़ी बट रही, चद्दर बट रही है, काला धन इनके घर पे पड़ा है, जो ये बांट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला पैसा बांट रहे हैं। जहां भी इनका कोई विरोध करता है वहां पे हाथापाई पे उतरते हैं। इनके अभी भी इनके विधायक के तौर पे प्रत्याशी ने क्या बयान दिया बिदुड़ी जी ने, कि हम रोड ऐसी बना देंगे जैसे सोनिया के गाल, या देखिए ये इनके बयान है। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ये नेतागिरी के कि क्लास को गिरा रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, इन्हें पता है। यानी कि ये बातें हैं जो वोटर्स को असर डाल रही है। पूरे वो तमाम बातें बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोली है, प्रवेश वर्मा से लेकर गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, इस पर जनता फैसला करेगी। लेकिन 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इनकी जो उम्मीदवार हैं प्रमिला टोकसी मुनीर का गांव से हैं। आप चले जाइए, देखिए मुनीर का गांव। 2 बड़े मुद्दे उठाए गए बीते 24 घंटे में, 2 बड़े मुद्दे। एक मुद्दा उठाया गया है कि पंजाबियों का अपमान किया गया है। जो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से जो पंजाबी नंबर की गाड़ियों को लेकर बयान दिया गया और सुरक्षा से उसको जोड़कर बोला गया है कि भाई पंजाबियों का अपमान किया गया। और दूसरा, खुद आतिशी, जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं, वैसा जो आतिशी मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से बीजेपी पर गुंडागर्दी की बात कही गई। क्या बोलेंगे आप? ऐसा माहौल है क्या? ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इन्हें काम करना नहीं है। 10 साल इन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच में विकास नहीं किया, और आज इस प्रकार की बातें करना। पंजाब नंबर की गाड़ी का अगर मुद्दा प्रवेश जी ने उठाया है, तो पंजाब से इन्हें कार्यकर्ता बुलाने की, पंजाब से इन्हें आदमी बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहलवान ये बुला रहे हैं, बदमाश ये बुला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। ठीक नहीं कर पाते। एक सेकेंड, आप बताइए, काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है? यहां कर अगर बात करें आर के प्रो, देखिए जी, 10 साल बाद ये सड़क बनी है। 10 साल के बाद ये पीछे वाली साइड में अब जाकर बनी है, जब चुनाव आए। हाँ जी। अच्छा, तो जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़क सारी टूटी हुई है, कोई शक नहीं है। आप भी दिल्ली में ट्रैवल करते हैं, हम भी करते हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उठाता कोई है नहीं। वो थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं पानी का, चलो जी पोल्यूशन ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी, आप बोल रहे काम हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात करें, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सभी की बात करें, बोल रहे हैं अगर हम काम करते तो हम तो काम की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गाली गलौज करते हैं। आपको किसकी बात पर विश्वास हो रहा है? आप एक मतदाता है। गाली गलौज कौन सी पार्टी नहीं करती? जिसका जहाँ पर मन करता है वो वहीं पे गाली देता है। ये एक गालियाँ देते हैं, सब देते हैं, कम नहीं है। अब जैसे आतिशी जी ने कह दिया, जैसे शराब है, शराब। इस बार आपको कौन मजबूत लग रहा है? किस पर आपको विश्वास है? सीधा सवाल। ये तो जनता करेगी फैसला। अरे आप जनता ही तो है, आप भी तो एक मतदाता है। नहीं, मतदाता है सर। इस बार क्या लग रहा है? इस बार आपको क्या लग रहा है? देखो जी, दोनों के 50-50 चांस है। 50-50 चांस से कुछ और लोग हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप यहां पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बार कौन है मजबूत? आम पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी। काम हुआ है? काम हुआ है। वो लोग तालियां बजा रहे हैं वहां पर, काम हुआ है? लगा काम तो हुआ, देख रहे रोड वोड। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है? कौन है मजबूत, आप बताइए।
जी हमारे साथ जो काम करेगा वही मजबूत है सर। नहीं तो काम जो करेगा, लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी 2 बार से जीत रही है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप एक वोटर है, मैं आपके पास वहां से चलकर आया हूँ। आप बताइए कि आप अपने आसपास देख रहे काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या लग रहा है इस बार आपको? जी हम संगम विहार में रहते हैं। हाँ। संगम विहार में आज तक सड़कें नहीं बनी सर। नहीं बनी? सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, आज से नहीं देख रहे, कम से कम 20 साल से देख रहे हैं। हाँ। तो आप बताइए किसको वोट दे फिर हम? आप बताइए कि इस बार क्या फिर से झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर आम मतदाता हाथ का साथ देगा? क्या लग रहा है आपको? झाड़ू आए या कमल आए, हाँ। जिसकी भी सरकार थी जब भी ना कभी सड़कें बनी है ना आज तक बनी है। अच्छा, हाँ। आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा? आप बताइए क्या लग रहा है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? क्या बोलेगा गूंगा? आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन मजबूत है? आम पार्टी है। हाँ? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा ठीक है। अच्छा आप भी यहाँ पर खड़े हैं कुछ बोलने के लिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। काम हुआ है इस बार, कौन मजबूत है, कौन आ रहा है भाई साहब? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी काम किया है? किया है जी। वहाँ एक भाई साहब बोल रहे थे कि अभी चुनाव आया तो सड़क बना दी। बच्चों को देखो, स्कूल के हिसाब से अपने बच्चों से पूछो, हमसे क्या पूछे। अच्छा मतलब कि जो सरकारी स्कूल है दिल्ली के, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है। एजुकेशन में काम किया अरविंद केजरीवाल ने? केजरीवाल ने काम किया तो अपने बच्चों से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे। बच्चों ने किया है, बच्चे बताएंगे हाँ हुआ है। यानी कि अच्छा ठीक है, यानी कि आपको विश्वास है। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से जो लोग हैं वो विश्वास जाहिर कर रहे हैं। अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, आज भारत में एक अन्नदाता का अपमान किया गया है। पंजाबियों को ये कह दिया कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, 26 जनवरी आ रही है। ये बाबा साहब का अपमान करते हैं, अमित शाह जी बाबा साहब का अपमान करते हैं। इन लोगों ने आज देखिए शहीद भगत सिंह जी का अपमान किया है। इन लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं आता। जो इनके खिलाफ कोई भी पार्टी काम करती है तो उसे देशद्रोही बता देते हैं। आज अगर दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं तो इन्हें क्या क्या आपत्ति है? क्या वो भारत देश के लोग नहीं है? इन लोगों ने बंटवारे की राजनीति करी है, हमेशा लोगों को लोग। आपके हिसाब से प्रवेश वर्मा ने जो बोला वो अपमान किया आपके हिसाब से? ठीक है, आप बताइए, आप एक युवा, मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा, इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है तीनों पार्टी? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं? बीजेपी आपको यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? हाँ जी। वजह? दो बार से प्रमिला टोकस जी यहाँ पर एमएलए रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने आपके हिसाब से काम नहीं किया? आप बताइए। चुनाव आने से 10 दिन पहले तो नालियां बनाना शुरू करी है। अच्छा, चुनाव से पहले काम हुआ? 10 साल से पहले कुछ याद ही नहीं था उनको कहाँ कौन रहता है। अच्छा, कोई गरीब विधायक नजर आते हैं कि नहीं यहाँ पर? नहीं आते हैं। तो चलिए ठीक है, ये है यहाँ पर आरके पुरम में जनता का मिजाज। जनता क्या बोलती है वो आपने देखा। खैर 5 फरवरी को फैसला होगा और उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। कल एक और सीट का हम रुख करेंगे। नमस्कार। और अब आगे बढ़ते एक बड़ी खबर है। लखनऊ और भोपाल में बाघ से दहशत है। घरों में कैद रहने को मजबूर हुए ग्रामीण। लखनऊ में 40 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भोपाल में भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं जंगल में किस तरह जाल बिछाया गया है ये भी आपको जानना चाहिए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लखनऊ के रहमान खेड़ा के हम उन्हीं जंगलों की खाक छान रहे हैं जहां पर पिछले 40 दिनों से एक टाइगर इस एरिया में एक्टिव है। हम जहां पर खड़े हैं ये डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ये इस फॉरेस्ट के एरिया को अब टाइगर अपना घर मान चुका है। और जिस एरिया में हम खड़े हैं इसे जोन 2 कहा जाता है। 3 जोन में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। बाएं हाथ में आपको आम के बाग नजर आएंगे और दाहिने हाथ में आपको डेंस फॉरेस्ट एरिया नजर आएगा। 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। रेड जोन वो होता है जहां पर टाइगर की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। येलो वो जोन वो होता है जहां पर रह रहकर मूवमेंट करता है। और ग्रीन जोन जहां पर वो नहीं आ रहा है। क्या क्या दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले आप देखेंगे। सबसे पहले मैं एक मचान की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो मचान है जिस पर लगातार 24/7 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर है जिनके हाथों में ट्रैंकुलाइजर गन है वो इसी तरह के सीढ़ियों पर चढ़कर उस मचान पर बैठकर उस बाघ का, उस शेर का शिकार करना चाहते हैं जो पिछले 40 दिनों से इस इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसी मचान पर वो चढ़ते हैं और चढ़कर उस ऊपर वाले बने हिस्से पर लगभग 24 घंटे वो लगातार बैठकर इंतजार कर रहे हैं उस शेर का जिसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इलाके को वो अब अपना घर मान चुका है। वो कहां से आया है, कैसे यहां पर पहुंचा है, इन सब बातों की जानकारी को जुटाया जा रहा है। लेकिन मचान
गड्ढे खोदकर, पिंजरा लगाकर, हाथियों से कॉम्बिंग करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसको पकड़ा जा सके, जिंदा पकड़ा जा सके और इस इलाके में जो डर और दहशत है उसको खत्म किया जा सके। पहली तस्वीर आपने वो मचान देखी और मचान के बाद अब देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर शिकार इसके लिए बांधा जा रहा है। वो शिकार कैसे बांधा जा रहा है और कैसे वो शिकार कर रहा है ये देखिए। यहां आपको बिल्कुल ओपन एरिया में ये आपको एक खंबा नजर आएगा। ये खंबा यहां पर पड़वे को बांधा जाता है, मतलब उसका शिकार है। यहां पर जो पड़वा बांधा गया था यहां पर आप देख सकते हैं उसका गोबर है यहां पर, और इसी जगह पर इस तरह के खुले इलाके में जब वो अपने शिकार को देखता है तो सामने के जंगल, ये जो दाहिनी तरफ जंगल है, ऐसे जंगलों से निकल कर आता है। और स्ट्रेटेजी ये है कि जब वो इस तरह के जंगलों से निकल कर आएगा और यहां पर बंधे अपने शिकार को मारने की कोशिश करेगा तो सामने जो आपको मचान नजर आ रहा है वहां बैठे डॉक्टर्स उसको निशाना बनाएंगे और 2 मिनट में उसको बेहोश कर देंगे और उसके बाद उसको पकड़ा जा सकेगा। ये जोन 2 का इलाका है। इस इलाके में कई बार वो आ चुका है, कई बार वो शिकार कर चुका है, कई बार कैमरों में देखा जा चुका है और कई बार पकड़ से बाहर भी जा चुका है। अब स्ट्रैटेजी प्लान किया जा रहा है, मतलब 15-20 दिनों में, 30 दिनों में ये चीज हो चुकी है कि वो इस इलाके को अब अपना घर समझ चुका है। ये इस इलाके से बाहर नहीं जा रहा है। पड़वे का, नीलगाय का, गाय के बच्चों का वो शिकार कर रहा है, लेकिन इंसानों पर हमला नहीं कर रहा है। लेकिन शेर तो ठहरा शेर, शेर से डर, दहशत बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि दिन के उजाले में भी इस आम के बाग, इन खेतों में और जंगल के किनारे के इलाके में आप देखेंगे, एक बार 360 व्यू देखिए, इंसान और इंसान की जात आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक्सपर्ट्स, वन विभाग के लोग या फिर TV9 भारतवर्ष का कैमरा आपको नजर आएगा, जो उस पूरे शेर के इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग करने की कहानी और कैसे उसका रेस्क्यू किया जा रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं भोपाल के जिन इलाकों में बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है वहां से TV9 की रिपोर्ट देखिए। भोपाल के कलियासोत डैम के आसपास टाइगर मूवमेंट दिखा है। टाइगर ने शिकार किया है, उसके बाद से वन विभाग का अमला खासा सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टाइगर पेट्रोल व्हीकल की, और इससे लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को और यहाँ से होकर गुजरना है, किन चीज़ों का, किन बातों की सावधानी बरतनी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैरियर, ये नाका देख रहे हैं, और इस पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सूर्यास्त से सूर्योदय तक भारी वाहन प्रदेश वर्जित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रेंजर हैं यहाँ के, शिवपाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बैरिकेटिंग भी यहाँ नाके पर भी आप लोग समझाइश दे रहे हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं लोगों को, किस तरह से समझा? तो धीमी गति रखने के लिए बता रहे हैं लोगों को कि जो भी वाहन चलाए वो धीमी गति से चलाए, और बस वही है कि धीमी गति से चलाए और बीच में वाहन ना रोके। और भारी वाहनों को लेकर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि भारी वाहनों का सूर्योदय से सूर्यास्त तक आना जाना बंद है। भारी वाहनों का सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व तक प्रतिबंधित है। इससे कितना खतरा रहता है, मतलब भारी वाहनों से? भारी वाहनों की क्या है, नाइट में भारी वाहन, अभी तक तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं इस मार्ग पे, फिर भी एक प्रिकॉशन के रूप में भारी वाहनों को स्पीड कंट्रोल करने के लिए बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा अमला अलर्ट पर है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं कि जितने भी वाहन जा रहे हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही है, समझाया जा रहा है अनाउंसमेंट के माध्यम से। कुल मिलाकर अभी टाइगर जो है, जितने भी 4 टाइगर्स यहाँ पर थे उन्हें वन विभाग वन की ओर भेज दिया गया है, मगर फिर भी कोई अप्रिय घटना ना हो इसे लेकर वन विभाग अलर्ट पर है। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, 5 साल बाद भी ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ क्यों? हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, ट्रायल में बहुत देर हो रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सवाल पूछे गए हैं जो कि बेहद अहम है। बताया जा रहा है कि दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। 5 साल बाद भी ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ है, इससे जुड़ा सवाल पूछा गया। साथ ही ये भी पूछा गया है कि अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ क्यों हुई है? हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ट्रायल में बहुत देरी हो रही है। दिल्ली दंगे के ट्रायल देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। कहा है कि सिर्फ अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ हुई है। ऐसा क्यों? 5 साल हो गए हैं दिल्ली दंगे को, लेकिन ट्रायल अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते हैं दिल्ली दंगों के मामले पर, ट्रायल में बहुत देरी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है दिल्ली दंगे के ट्रायल को लेकर के, क्योंकि लंबा समय हो गया है, 5 साल का समय हो गया, लेकिन अभी तक दिल्ली दंगे के ट्रायल खत्म नहीं हुए हैं।